नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। चुनावी साल में भाजपा युवाओं को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष कैबिनेट में युवाओं और रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार का फोकस बेरोजगारी भत्ता की जगह सीखने और कमाने पर है। भाजपा सरकार की नई सीखो कामना योजना को क्रांतिकारी बता रही है, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ इसे गुमराह करने की नीति कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या युवाओं पर दाव लगाकर चुनावी साल में बीजेपी की सियासी किस्मत चमकेगी। मिशन 2023 की जंग जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। महिला और किसानों के साथ ही सरकार का खास फोकस युवाओं पर भी है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विशेष कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। चुनावी साल में सरकार युवाओं के लिए विशेष योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को हर महीने 8 से 10 हजार रूपए दिए जाएंगे। युवाओं को सीखो और कमाओ योजना के तहत पैसे दिए जाएंगे। अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें तो। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चुनावी साल में शिवराज सरकार का बड़ा दाव है, जिसके दम पर वो युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। विशेष कैबिनेट में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी। योजना के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी। योजना के लिए ITI, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पात्र। योजना में युवा करीब 700 तरह के काम सीख सकेंगे। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल की मिलेगी ट्रेनिंग। सीनियर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट योजना में शामिल। टूरिज्म, ट्रेवल और अस्पताल का काम भी योजना में। ITI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम सीख सकेंगे युवा। बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित वित्तीय सेवा में काम शामिल। फिलहाल पोर्टल बना रही है सरकार। 7 जून से शुरू होगा ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन। 15 जून से युवाओं के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 31 जुलाई तक संस्थानों और शासन के बीच ऑनलाइन अनुबंध होगा। 1 अगस्त से युवा काम करना शुरू कर देंगे। 1 महीने बाद युवाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। काम सीखने के बदले सरकार युवाओं को पैसा देगी। रोजगार को लेकर भी सरकार कई प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार नौकरियों को लेकर सजग है, तभी तो सरकार हर महीने रोजगार दिवस मनाती है। सरकार की इन कोशिशों को कांग्रेस चुनावी शगुफा बता रही है। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए हैं, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखे भी वो और कमाए भी। बीजेपी की सरकार की जाने की बेला है, अंतिम समय है, समझ चुके हैं, हर वर्ग नाराज है। इसलिए आज 2 दशक के बाद हर वर्ग की बात हो रही है, पर युवा भ्रमित नहीं होगा। ये प्रदेश युवा है, ये देश युवा है, और इसका सबसे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार खड़ा है। उस बेरोजगार युवा ने आज ठान ली है कि इनको सरकार से बाहर करेंगे। इस योजना के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। जो युवा पात्र होंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। चुनावी साल में सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है। सरकार की इन कोशिशों का युवा मतदाताओं पर क्या असर होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल युवाओं को साधने की कवायद जारी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तबादला नीति जारी न होने से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। वहीं चुनावी साल में अधिकारी कर्मचारी अभी भी सरकार की तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं सरकार चुनावी साल में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मध्य प्रदेश में सरकार की तबादला नीति का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जबकि चुनावी साल में मई का माह बीतने को है। हर सप्ताह होने वाली सरकार की कैबिनेट मीटिंग से पहले प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी नई तबादला नीति की घोषणा की बाट जोता है, लेकिन वह सिर्फ इंतजार ही कर रहा है। वहीं प्रदेश में समय पर तबादले न होने से छोटे कर्मचारियों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि स्कूल और कॉलेज के बीच सत्र में तबादले होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आती हैं। कर्मचारी संगठनों की माने तो उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द तबादला नीति जारी करना चाहिए, ताकि समय पर कर्मचारी अपने स्थान पर जा सकें।
लेकिन इसके लिए तबादला नीति जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। मई का महीना चल रहा है, अगले महीने बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे और अधिकारी कर्मचारियों के जब स्थानांतरण होते हैं उसके बाद ये भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं या किसी के बच्चे निजी व्यवसाय कर रहे होते हैं तो उनके सामने बड़ी दिक्कत आ जाती है। सरकार को जल्द से जल्द तबादला नीति जारी करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को जो भी अपने स्थान पर जाना चाहते हैं या सरकार की जो नीति के तहत जिनका तबादला किया जाना है वो समय पर हो सके। बहरहाल प्रदेश में पिछले साल 4 अक्टूबर 2022 को जो तबादलों के आदेश जारी हुए थे वह 2021 की तबादला नीति के अनुसार हुए थे, लेकिन इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और 4 माह बाद आचार संहिता लग सकती है। इसे देखते हुए कर्मचारी परेशान नजर आ रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर उच्च अधिकारियों के तबादले कर रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जून माह में सरकार नई तबादला नीति लेकर आ सकती है, जिसको लेकर अधिकारियों को सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन छोटे कर्मचारी अभी भी तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर एनआईए ने आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने बुधवार को देश भर के 6 राज्यों में 122 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए का पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ जांच में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2 जगह भिंड और बड़वानी जिले में 5 एजेंसी पहुंची। भिंड एसपी मनीष खत्री ने बताया है कि एंडोरी थाना इलाके में शेरपुरा गांव में एनआईए टीम जितेंद्र सिंह से पूछताछ करने पहुंची है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम को बैंक खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन होने की पुख्ता जानकारी लगी थी, जिसके बाद टीम ने संदिग्ध आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया है। जितेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह प्राइवेट बस ड्राइवर है। बैंक खातों में विदेशी मुद्रा के बड़े लेन देन का इनपुट एजेंसी को मिला था। टीम पता लगा रही है कि बैंक खाते में इतना पैसा कहां से और क्यों आया। इसके अलावा सिंधवा में भी एक संदिग्ध से पूछताछ जारी है। मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल से आए एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के खंडवा में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अब्दुल रकीब के घर तलाशी ली है। इधर एटीएस और एनआईए की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। पीसीसी सचिव कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या प्रदेश की पुलिस सिस्टम फेल है। एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधवा में जो सिकलीकर जो होते हैं वहां पर इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। पूरी जानकारी दे दी, जैसे जैसे अकाउंट नंबर पे पैसे डले वैसे जानकारी दे दी। एक भतीजा हमारा प्रदेश में रहता है, दिल्ली में, वो भी इसी खाते पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, इसी के खाते में आते हैं। 5 बजे से लेकर अभी जैसे 5-6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो गए, तो अब क्या कहना है लोगों का? अब करते जाइए, अपनी जानकारी ले रहे, कभी और बैठो, अभी जानकारी लेंगे इनकी, ले लो जानकारी। हम जब चोर नहीं है हम तो जानकारी। इधर नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में इस साल तेंदुपत्ता की तुड़ाई और संग्रहण का काम पुलिस के पहरे में किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति भी तैयार की है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से तेंदुपत्ता सीजन में नक्सली लगातार तेंदुपत्ता फंड में आग लगाकर ठेकेदारों को डरा धमकाकर उनसे अवैध वसूली का कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस वर्ष फिर से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पुलिस सुरक्षा में तेंदुपत्ता की तुड़ाई का काम होगा। इन स्थानों पर सुरक्षा के साथ ही पुलिस बल की संख्या के आधार पर जवानों की तैनाती भी की जाएगी, जिसके लिए नक्सली इस कार्य में खलल न डाल सके। बालाघाट से तेंदुपत्ता संग्रहण के माध्यम से जो अवैध वसूली है वो पूर्व में नक्सलियों के अवैध आय का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। पिछले 2-3 वर्षों में जो पुलिस ने कसावट की है और साथ में ठेकेदारों ने बहुत कोऑपरेट किया है, उसके कारण जो इनकी अवैध कलेक्शन है वो 1% या 2% तक सीमित रह गया है। ये उन्होंने खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स में स्वीकार किया इस बात।
चलिए बात बालाघाट की कर लेते हैं, जहां जिले की वारासिवनी पुलिस को पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे 7 बदमाशों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बदमाश से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू, लोहे की रॉड और मोटरसाइकिल बरामद की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश दी और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी समीर सौरभ ने बताया है कि सभी आरोपी गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते आए हैं और नागपुर से भी कई बाइक चोरी की गई थी, जिसकी पड़ताल के बाद पुलिस ने 34 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मध्य प्रदेश सरकार ने रेत ठेकों के लिए ई टेंडर कम ऑप्शन व्यवस्था को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब रेत का ठेका 3 साल के बजाय 5 साल के लिए होगा। नई नीति से सरकार की कमाई करीब 300 करोड़ रुपए तक वार्षिक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश रेत अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई नीति में सरकार ने 900 करोड़ रुपए से 1200 रुपए राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पहली बार रेत की खदानें मध्य प्रदेश खनिज निगम को 10 साल की लीज पर राज्य सरकार देगी। लीज की दरें भी जल्द ही तय होंगी। खदानों की नीलामी खनिज निगम करेगा और लीज की राशि सरकार को देगा। नीलामी के साथ साथ खनिज निगम को माइनिंग प्लान, पर्यावरण आदि की मंजूरी खुद लेनी होगी। इससे खनन में देरी नहीं होगी। सबसे पहली नीति है बीजेपी की सरकार की भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। कैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कैसे इनके पास माल आए, पैसा आए, मुझे लगता है वही नीति में दिखेगा। ये कुछ भी नीति ले आए, कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। नीतियां समय समय पर सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं और जिस प्रकार के सुझाव आते हैं जो बेहतर हो सकता है, जिससे कि जनता को फायदा हो, हमारी प्रकृति को फायदा हो, उसको लागू करो। रेत खदानों से सिक्योरिटी डिपॉजिट नीलामी मूल्य का 25% नगद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी लगेगी। रेत का ठेका होने के बाद हर साल बढ़ने वाली 10% की राशि अब जुलाई में नहीं बल्कि 1 वर्ष पूरे होने पर बढ़ाई जाएगी। कहीं यदि ठेकेदार नहीं है तो निजी भूमि से भी रेत निकालने की स्वीकृति दी जा सकेगी। इसके अलावा रेत भंडारण के लिए भी कलेक्टर और खनिज निगम के साथ माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर को त्रिपक्षीय अनुबंध करना होगा। INH न्यूज के लिए मनीष कांजन की रिपोर्ट। भोपाल के सबसे व्यस्ततम मार्केट में से एक न्यू मार्केट में इन दिनों पार्किंग की समस्या से लोग सबसे ज्यादा परेशान है। खास बात यह है कि मल्टी लेवल पार्किंग होने के बाद भी आसपास की सड़कों पर निगम पार्किंग करवा रही है। निगम की तरफ से मल्टी लेवल वाहनों की पार्किंग में गाड़ियां रखने के लिए निर्देश तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा है। न्यू मार्केट में पार्किंग की समस्या खत्म नहीं हो रही है। 5 दिन पहले कलेक्टर तमाम अधिकारी के साथ पहुंचे थे। दावा किया था कि सब कुछ दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। स्थिति जस की तस है। यहाँ हर रोज 25,000 वाहन आते हैं। इनमें से 13,000 वाहन नो पार्किंग में खड़े होते हैं। हालात यह है कि रोशनपुरा की ओर से जाने वाली रोड प्रसाद क्लिनिक से मृगनयनी शोरूम तक लगने वाली प्रीमियम पार्किंग भी यहाँ ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने न्यू मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि भोपाल की सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। अवैध पार्किंग करने वाले, पैसा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर सीनियर कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले पर महापौर और आयुक्त को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। महापौर के माध्यम से पार्किंग वाला पैसे लेकर भोपाल की जनता से लूट कर रहा है। रोड पे पार्किंग की आवश्यकता क्या है? तो रोडों पे पार्किंग की जो प्रथा लंबे समय से गलत चली आ रही है, इस प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है। इस पर सबकी सहमति से काम करें, व्यापारी भी इसमें सहयोग करेंगे। न्यू मार्केट जो है वो 4 व्हीलर पार्किंग है, अभी उसका टेंडर बाकी है और यदि 2 व्हीलर की पार्किंग को अवैध तरफ से पर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। महापौर जी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो न्यू मार्केट की पार्किंग में जो लूट हो रही है, 50 रुपए लिए जा रहे हैं, 100 रुपए लिए जा रहे हैं, 200 रुपए लिए जा रहे हैं, वो तत्काल बंद करना चाहिए। आपको बता दें कि देश की पहली मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग टीटी नगर में है, लेकिन न्यू मार्केट की प्रीमियम पार्किंग होने की वजह से स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग पूरी तरह खाली रहती है।
2 और 4 पहिया वाहन की 2000 क्षमता वाली इस पार्किंग में मुश्किल से रोज 600 वाहन ही आ रहे हैं। इस प्रीमियम पार्किंग ने न्यू मार्केट की आधी सड़क घेर ली है। अब देखना होगा कि नगर निगम और प्रशासन कब प्रीमियम पार्किंग बंद करवाता है, जिससे जनता को ट्रैफिक से निजात मिल सके। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। इधर भोपाल में भ्रष्ट संविदा सहायक इंजीनियर हेमा मीणा मामले की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। हेमा मीणा ने 4 साल में 98 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन भोपाल, रायसेन और विदिशा में खरीदी गई है। फसल रखने के लिए निजी वेयर हाउस, पॉली हाउस भी बनवाए हैं। प्रॉपर्टी और खातों की मूल्यांकन की कार्रवाई अब भी जारी है। लोकायुक्त की टीम खातों और अन्य दस्तावेजों की जाँच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन में संविदा सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के घर बीते 11 मई को लोकायुक्त ने कार्रवाई की। लगातार 5 दिनों से जारी जांच में नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक की कार्रवाई में 98 एकड़ जमीन मिली है। जमीन के जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें विदिशा के देवराजपुर में वेयर हाउस में 56 एकड़ जमीन, मुड़िया खेड़ा में 14 एकड़ का फार्म हाउस, रायसेन के मेहगांव में 28 एकड़ जमीन और पाली हाउस मिला है। इसके अलावा 30 लाख का टीवी, 2 एकड़ जमीन में आलीशान फार्म हाउस, करीब 70 विदेशी नस्ल के कुत्ते, 70 महंगी गिर गाय, 10 लग्जरी कारें, करोड़ों के कृषि उपकरण। हेमा मीणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन में संविदा सहायक इंजीनियर साल 2010 से 13 और फिर 2016 से अब तक पदस्थ थी। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने वाला ये परिवार भी मध्यम वर्गीय परिवार की तरह इनकम टैक्स चुकाता था। केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर आई हेमा मीणा के खिलाफ आयकर विभाग भी भ्रष्टाचार की जांच करेगा। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। सतना जिले के मैयर में निकली बारात पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। इस अनोखी बारात में आरोपी दूल्हा था तो बाराती वर्दीधारी पुलिस वाले थे। पुलिस कस्टडी में बारात डीजे की धुन पर निकली और करुआ गांव पहुंची। यहां जयमाला के साथ विवाह संपन्न हुआ। बारात में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के पीछे माजरा ये है कि दूल्हा बने विक्रम चौधरी को उसके पिता सहित एक मामले में कोलगवा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। आरोपी विक्रम की शादी पहले से ही करुआ गांव में तय की गई थी। विक्रम के आवेदन पर कोर्ट ने शादी की मंजूरी दी, लेकिन शादी में TI, SI, ASI, मुंशी और 4 पुलिसकर्मियों को बारात में ले जाने की शर्त पर परमिशन दी गई। इस तरह 8 पुलिस वालों के साथ बारात करुआ गाँव पहुंची और शादी संपन्न होती। भाई थोड़ा इधर। शासन को धन्यवाद दे रहा हूँ जी सर, हमारी खुशी की शादी हो रही सर, बस हो गया भाई। पुलिस की क्या भूमिका रही, पुलिस ने क्या क्या किया आज? होगा कुछ नहीं पुलिस ने सहयोग किया, पुलिस ने सहयोग किया आपके साथ? हाँ जी सर, जी किए, तब मैं कोशिश किया हूँ सर, तो सब किए हैं। इधर खजुराहो में पुरानी बस्ती के नरोरा तालाब है। बुधवार को मछली प्रेमियों की भीड़ लग गई। दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले तालाब में स्वच्छता अभियान के तहत खुदाई चल रही है और चारों तरफ से पिचिंग का भी काम जारी है। तालाब में पानी कराया गया। इस दौरान तालाब में मछली पकड़ने वालों का मेला लग गया। मछली पकड़ने वाले भी खुश नजर आए हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने पूरी आजादी के साथ पकड़ी है। पहले तालाब ठेके पर होने के कारण मछली पकड़ने पर पाबंदी थी। सौरभ जैन की सलीम बनने की कहानी हैरान और परेशान करने वाली है और उसके पिता ने जो खुलासा किया है वो तो हैरत अंगेज है। सौरभ इस्लाम कबूल करने से पहले संघ की शाखाओं में जाता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ की विचारधारा वाले ने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या संघ धर्म का ज्ञान देने में सफल नहीं हो पाया जो सौरभ सलीम बन गया? हिज्ब उत तहरीर के कट्टरबंदी मोहम्मद सलीम और उसकी पत्नी मानसी उर्फ सुरभि जैन के इस्लाम कबूल करने की दास्तान झकझोर देने वाली है।
सलीम उर्फ सौरभ के पिता अशोक जैन राजवेद का कहना है कि 12वीं तक तो सौरभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता था। पीएचडी करने के बाद सौरभ कॉलेज में पढ़ाने लगा। यहीं से शुरू हुई उसके सलीम बनने की कहानी। सलीम उर्फ सौरभ की मुसलमान बनने की कहानी। इस्लाम को भी जब स्वीकार करूंगा जब मुझे जचेगा। जैन धर्म को पढ़ता था, सबको पढ़ता था, सब धर्मों को पढ़ता था। पता नहीं कैसे कहाँ क्या हो गया, अचानक 2012 में वो जो है बिल्कुल परंपरावादी हो गया, ट्रेडिशनल इस्लामिक हो गया और जाकिर नाइक की तारीफ करता था। तो मैं जाकिर नाइक इसको बुरा लगेगा इसलिए मैं कोई बात नहीं करता। कमाल ने सौरभ का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। इसके बाद सौरभ जाकिर नाइक के वीडियो देखने लगा। सौरभ जाकिर नाइक से मिलने मुंबई पहुंचा। मुंबई में ही उसने नाम बदलकर सौरभ से सलीम रखा। फिर पत्नी मानसी भी रायला बन गई। बेटे अनुनय और वत्सल का नाम बदलकर यूसुफ और इस्माइल रखा। हिंदू त्योहारों और रीति रिवाजों से दूर होता गया सौरभ। बहनों से राखी बंधवाना तक बंद कर दिया। पिता ने नाराज होकर सौरभ उर्फ सलीम को घर से निकाल दिया। सौरभ का परिवार से नाता लगभग खत्म हो गया, लेकिन उसकी मां जरूर उसके संपर्क में थी। अब सवाल ये कि संघ से जुड़े सौरभ ने आखिर क्यों इस्लाम की राह पकड़ ली, जबकि संघ में तो सालों से सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए समाज सेवा का काम कर रहा है। क्या संघ की शिक्षा सौरभ को सलीम बनने से नहीं रोक पाई, या फिर इसके पीछे कोई खतरनाक कहानी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा, विशेषकर नरोत्तम मिश्रा जी से, कि डीआरडीओ का जो पाकिस्तानी जासूस प्रदीप कुरुलकर पकड़ा गया है, उसका निर्माण भी संघ ने ही किया है। और मैंने तो आज उनका वीडियो डाला है। मोहन भागवत जी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं वो। सौरभ से सलीम बने व्यक्ति भी 12 साल की 12वीं कक्षा तक आरएसएस में थे और उनके पिताजी ने कहा है उस सो कॉल्ड सलीम के कि 9 साल पहले मैंने पुलिस को बता दिया था। तो क्या पुलिस इस चुनाव का इंतजार कर रही थी या गृह मंत्री जी चुनाव का इंतजार कर रहे थे? देखिए, जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो इसी प्रकार से संघ को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। खुद सौरभ के पिता जो सलीम बन गया, उसके पिताजी ने इस बात को स्वीकारा है कि किस तरीके से कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर कलाम ने उसे बहकाया, जाकिर नायक का वीडियो दिखा दिखा के उसका ब्रेन वॉश करने का काम किया। और ये जो व्यक्ति है जिसको आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाकर गिरफ्तार किया गया है, जो ये सलीम है, उसने खुद अपने वीडियो में इस बात को स्वीकारा है कि वो ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को आगे अपने परिवार वालों के साथ भी अपनाना चाहता था, आसपास के समाज के साथ अपनाना चाहता था। अब सवाल यह है कि सौरभ पैसों के लिए मुसलमान बना या फिर उसका किसी बड़ी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन राष्ट्रवादी सोच वाले संगठन के साथ काम करने के बाद भी उसका धर्म बदल लेना वाकई चौंकाने वाला है। भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। इधर सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए बार बार लोगों को जागरूक कर रही है। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला बैतूल जिले के उमन बहिरा गांव का बताया जा रहा है, जहां 14 साल की नाबालिग का विवाह 25 साल के लड़के से कर दिया गया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए बाल विवाह पर रोक लगा दी। मामले में पुलिस ने दूल्हे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा दूल्हा और दुल्हन के पिता को भी आरोपी बनाया गया है। यहाँ रखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।